अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर दे। तो इवन अगर आपके साथ कोई और अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, फिर भी कोशिश करें कि अच्छी तरह से ही आप बिहेव करें, अच्छी तरह से ही रिस्पॉन्ड करें। उनके लेवल पर बिल्कुल नहीं जाएं, अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करें और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करें। तो चलिए बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की तो 31 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 14 डिग्रीज। अगर बात करें हवा की तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। बारिश के अमकान सिर्फ और सिर्फ 0% है। और अगर यूवी की इंडेक्स की बात करें तो 3 है, यानी कि फिर भी आपको थोड़ी ज्यादा है। आपको सनस्क्रीन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा कहती हूँ सनस्क्रीन गर्मियां हो, सर्दियां हो, मौसम अच्छा हो, बारिश हो रही है, जो भी हो रहा हो, सनस्क्रीन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को लाजमी तौर पर प्रोटेक्ट करें। और ऑफकोर्स विजिबिलिटी 1 किलोमीटर है। स्मोक की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी सी इफेक्ट हो रही है। आपको पता है आजकल स्मोक हो जाती है। कोशिश करें कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त अगर आप बाहर निकल रहे हैं जिस स्मोक ज्यादा होती है तो अपने फेस को कवर कर लें। और डेफिनेटली विजिबिलिटी जब स्पेशली कम हो शाम के वक्त और सुबह के वक्त, उस टाइम कोशिश करें कि अपनी स्पीड बिल्कुल नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी। आपको पता है आप लोगों की जान बहुत कीमती है, हमारे लिए भी और हमसे ज्यादा आपकी फैमिलीज के लिए। तो अपनी जान को जो है बचा के रखें, दूसरों की भी और अपनी भी। तो ख्याल से गाड़ी चलाएं, स्पीड बिल्कुल नहीं करें। आगे बढ़ते आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है पॉजिटिव और अच्छी जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुंचाने की। एक नया सेगमेंट हमारे शो में ऐड किया गया है, एक नेकी एक दिन। तो जी आज भी एक पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचाएंगे मुफ्ती अहमद अली। चले उनके साथ बात करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मैसेज ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महब्बत ईमान की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ईमान की अलामत है। महब्बत तकाजा करती है कि हर अदा अपनाने की कोशिश की जाए। हमें भी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करने वाले हम बन जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये बहुत अच्छी चीज़ है फातिमा कि दिन की शुरुआत एक ऐसे मैसेज से हो जिससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी संवरे जो इस दुनिया के अंदर गुजार रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपकी आखिरत भी संवर जाती है। बिल्कुल हनान, एंड डेफिनेटली हमारी आपको पता है हमेशा कोशिश होती है कि अपने ऑडियंस के साथ उन्हें पर्सनल लेवल कनेक्ट कर सकते हो, ना सिर्फ स्क्रीन के थ्रू बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई भी चीज़ जो है अच्छी की जा सकती है, बेहतर की जा सकती है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला के साथ आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसीलिए ये पॉजिटिव मैसेज जो है बिल्कुल बिल्कुल शुरू में हमने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हमेशा जो भी कोई इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं हनान, उनके बारे में भी हमने बात करनी है। तो आजकल हर पाकिस्तानी के दिल पे अगर एक चीज छाई हुई है तो वो क्रिकेट है ना। और क्रिकेट के एक फीवर की तरह हर किसी के दिमाग पे चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 कंसेक्यूटिव मैचेस के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ तक कि कल शाम को जो मैच था बहुत सारे लोग जो थे वो सिर्फ एंडिंग देखने के लिए बैठे हुए थे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग सेमीफाइनल के लिए जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत एक्साइटेड हैं और गो लूट लोग भी हमारे साथ बहुत एक्साइटेड है। इसीलिए आप लोगों को ऑफर कर रहा है 50,000 रुपीज जीतने का मौका हर मैच के दौरान। और साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं हनान। सिर्फ 20,000 ब्रांड्स 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। और
इस लीग के अंदर शामिल होने के लिए हनान, ऑल यू हैव टू डू इसके जो QR कोड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है उसको स्कैन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गो लूट लो, खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। एंड हनान, आपको पता है सेल्स और डिस्काउंट्स और स्पेशली इनामा जीतने का मौका हो, 50,000 रुपए हर मैच के अंदर आपको जीतने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। और सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गो लूट लो, खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। आपको पता है कि एब्सोल्युटली हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत सारे इनाम जो है अपने नाम कर लें और हो सकता है अगले मैच के अंदर जी आपके ही हों ये 50,000 रुपए। ऑफकोर्स डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं और कौन डिस्काउंट्स नहीं पसंद करता है। ऊपर से मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान की टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करी, आगे चलते हुए भी अल्लाह ताला हमारी टीम को ऐसे ही मदद करते रहे और हम ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते रहे। एंड दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और हमारी दुआएं जो है हमारी टीम के साथ है और हमारी नजर ही ना लग जाए, मुझे ये बड़ा डर लगता है। बिल्कुल जनाब, आप ठीक कह रहे हैं और हमारी दुआएं हम अपनी टीम के साथ है। लेकिन इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा शहरियों को आगाह भी करें कि ट्रैफिक की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग शहर फैसलाबाद की ट्रैफिक के हवाले से जानना चाहेंगे, जो लोग काम पे जाना चाह रहे हैं या फिर दूसरे शहरों से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फैसलाबाद में आते हैं, तो उनको ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह करते हैं। हमारे साथ वकास हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम हनान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वकास बताइएगा, शहर फैसलाबाद की ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? आज कहीं ब्लॉकेज या फिर ट्रैफिक जाम में तो नहीं देखने को मिल रहा? हनान, आज बिल्कुल शहरियों के लिए जो है वो खासा मुश्किल दिन होगा, चूंकि हमारे 3 मेन रोड जो हैं उन पर ट्रैफिक जाम मिलेगा शहरियों को। जिनमें अगर बात की जाए तो जंग रोड जो है उस पर खास मुश्किल होगी शहरियों को, खासकर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले या रोशन वाली झाल के बाद सफर करने वाले जो शहरी हैं उनके लिए खासा मुश्किल होगा, क्योंकि एक साइड का रोड जो है उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो आज बड़ी तेजी से जारी है। मट्टी के ढेर जो है वो लगाए गए हैं, इवन ग्रीन बेल्ट पे भी चलना जो है वो मुश्किल होगा। तो शहरी जो है उनसे यही है कि जंग रोड पे सफर करते हुए एहतियात करें। इसके साथ साथ जड़ावाला रोड की अगर बात की जाए तो जड़ावाला रोड पे भी आज कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। सत्याना रोड मछली फार्म के बाद भी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी होने की वजह से ये तीनों मेन रोड जो है हमारे, इस पे ट्रैफिक जो है वो जाम भी रहेगी, सुस्त रवि का शिकार भी रहेगी। जबकि इसके बाद अगर सिविल लाइंस की बात कर ली जाए या कैनाल रोड की बात कर ली जाए तो सिविल लाइंस और कैनाल रोड दोनों जो हैं ये शहरियों के लिए आज मामूल के मुताबिक खुले हैं और इस पर किसी किस्म की कोई रुकावट या बंदिश मौजूद नहीं है। जबकि एक्सप्रेस वे पर साइया वाला इंटरचेंज के करीब जो है कुछ पैचवर्क की वजह से जो है कुछ ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है जिन्हें मोटरवे से फैसलाबाद में दाखिल होना है या फैसलाबाद से बजरिया एक्सप्रेस वे मोटरवे का सफर जो है वो करना है। जी बहुत शुक्रिया वकास, आप आगाह कर रहे थे शहर फैसलाबाद की ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। और उन शहरियों के नाम ये पैगाम भी हम देना चाहते हैं जो कि वो अहम शाहराएं जिनको इस्तेमाल करना चाह रहे थे लेकिन किसी ना किसी पैच वर्क की वजह से अगर वो ब्लॉक हैं तो आप अल्टरनेट रूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ट्रैफिक वैसे भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फातिमा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हनान, एंड लास्ट वीक भी एक एक्सीडेंट हुआ हनान जहां पर LGS के 2 स्टूडेंट्स जो थे वो फौरी तौर पे उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिलीज को बहुत बहुत हौसला दे। ऐसे इंसिडेंट्स देखकर आपको रियलाइज होता है कि आपने हिम्मत जो है आपको कितनी रखनी पड़ती है ऐसी सिचुएशंस में। तो स्पीड बिल्कुल ना करें, आपकी वजह से हो सकता है किसी और का नुकसान हो जाए। या हमारे यहाँ छोटे बच्चे बहुत ड्राइविंग करते हैं जिनको पेरेंट्स रोकते नहीं है बल्कि देख के खुश हो रहे होते हैं। उस हवाले से भी तो पैगाम देना कोई ना कोई कि क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिर एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। बिल्कुल हनान, एंड हर किसी को अगर आप रोड पे निकल रहे हैं, आपको चाहे जितनी मर्जी जल्दी हो आप आगे फोन करके बता दें या तो आप टाइम से निकले, और अगर आप टाइम से नहीं निकल रहे तो आप फोन करके बता दें जी कि मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपनी जान का जो है वो ऑफ कोर्स फिक्र करें और साथ ही साथ दूसरों की जान की भी फिक्र करें। हम यही पैगाम दे सकते हैं और पेरेंट्स को भी यही कह सकते हैं अगर आपके बच्चे स्पेशली अंडर एज हैं। हनान, आपने भी देखा होगा बहुत सारे अंडर एज बच्चे आपको मोटर बाइक्स और गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं। अंडर एज जब तक लाइसेंस नहीं आ जाता बच्चे के पास, पहले तो उसको आपको गाड़ी या कोई भी व्हीकल देने की जरूरत ही नहीं। अगर आप व्हीकल जब हो जाती है, उनका लाइसेंस हो जाता है, वो 18 साल के हो जाते हैं, उसके बाद वो गाड़ी चला सकते हैं, तो उसके बाद भी स्पीड करना बहुत गलत है। अगर आप देखते हैं कि कोई स्पीड कर रहा है उसको रोकें फौरी तौर पे और कोशिश करें जी कि बिल्कुल भी स्पीडिंग मत करें, चाहे आप लेट हो रहे हो चाहे जो मर्जी हो रहा हो, सही तरह से गाड़ी चलाएं। किसी और का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका भी बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत खास हैं। और हमेशा है ना हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग डिफरेंट तरह के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके हवाले से भी बात कर लें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और आज हम खास तौर पे शहर फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे
क्योंकि पीडीएम की जानब से अब लॉन्ग मार्च का भी कहा जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्द से जुलूस जो है वो किए जाएंगे। महंगाई एक ऐसा जिन है फातिमा जो कि वो अब बोतल से बाहर आ चुका है और गवर्नमेंट जितने मर्जी मंतर पड़ रही है लेकिन वो वापस बोतल के अंदर बंद होता दिखाई नहीं दे रहा, और इस जिन के डर की वजह से हमारी आवाम जो है वो खासी परेशान है। इसी वजह से बहुत सारे आम आदमी जो हैं वो अब पीडीएम के साथ नजर आते हैं या फिर दूसरी जमातों पे जो कि हुकूमत के ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं। पेट्रोल बढ़ा है, डॉलर की ऊंची उड़ान देख के लोग जो है वो काफी परेशान है। तो ये इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से और आइंदा आने वाले पीडीएम के जो लाहे अमल है फैसलाबाद के हवाले से क्या उनका तरीकाकार रहेगा, किस तरह से जुलूस और जलसों का एहतमाम किया जाएगा, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज खास तौर पे हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे काशिफ नवाज रंधावा साहब जो कि नाज़िम आला हैं सियासी अमूर मरकज़ जमीयत अहले हदीस के। तो आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर, और उनके साथ साथ हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं, तो आपको भी वेलकम करते हैं। नीला कोट आज काफी जच रहा है जनाब आप पे। तो रंधावा साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रंधावा साहब क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल होगी आने वाले दिनों के अंदर अगर लॉन्ग मार्च होता है, फैसलाबाद से क्या पार्टिसिपेशन रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, और पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं उनमें जो मेन जमातें हैं मुस्लिम लीग नून है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, जमीयत उलमा इस्लाम है और जमीयत उलमा पाकिस्तान है, उनके वर्कर्स जो हैं वो फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो फैसलाबाद एक सनती शहर है, एक मजदूरों का शहर है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके सामने जो धोबी घाट में पीडीएम ने एक जलसे का इनेकाद किया था, वो इस चीज़ की दलील है कि इस हुकूमत के लिए जो फैसलाबाद इस पंजाब में और मुल्क में रोल अदा करेगा वो शायद किसी दूसरे शहर के नसीब में ना हो। वो इसलिए कि फैसलाबाद एक बाशऊर लोगों का शहर है और तमाम पीडीएम की जमातों के जो हजरात हैं यहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और उनके अलावा भी एज ए पाकिस्तानी, एज ए फैसलाबादी मजदूर जो हैं, इस फैसलाबाद के सनतकार जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने एक 3 साल से, बल्कि समझ लीजिए पहले 22 साल से एक झूठ सुना, और जिसमें नीयत भी ख़राब थी, इरादे भी ख़राब थे, लेकिन ज़ुबान पे कुछ और था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है कि लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, आप वो बात ना करो जो पूरी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की बाशऊर कौम जो है, अवाम जो है, वो समझ चुकी है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम समझ चुकी है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा रंधावा साहब, ये तो जॉइंट वेंचर होगा क्योंकि पीडीएम के अंदर बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो मुत्तहिद हो के जो अपना लाए अमल पेश करेंगी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों की जानब से अक्सर औकात इस चीज को तनकीद का निशाना पीडीएम के लिए बनाया जाता है कि इनका आपस में इत्तफाक नहीं है। धोबी घाट के जलसे में भी देखने को मिला कि सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग छिड़ गई कि राना सनाउल्लाह की और आपकी आपस में बनी नहीं कोई बात हुई, या कासमी साहब के सलाम का जवाब नहीं दिया, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो तनकीद के जुमरे में आती हुई दिखाई दी। तो आप क्या कहेंगे इस मौजू के अंदर? अंदरूनी कहानी बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ बात क्या हुई थी जिसकी वजह से नाराजगी हुई? मैं ये समझता हूँ कि एक तो वो बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी वो बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि आप, ये तो पीडीएम की 8 जमातें हैं, इसके अंदर छोटी मोटी बातें हो गई और वो ख़त्म भी हो गई। राना बात हुई क्या वैसे? बात कोई ऐसी नहीं थी, सिर्फ मैं समझता हूँ ये गलतफहमी ज़्यादा थी। और ये समझ लें कि एक वालिद या एक माँ के 5 बेटे एक घर की 4 दीवारी में जब रहते हैं तो उनमें भी समझने में एक दूसरे के अंदर कभी कभी थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो थोड़ी सी बात इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसको कुछ हमारी तरफ से जज्बातियत का इजहार हो गया, कुछ फिर लोगों ने उसको। क्या वाकई कासमी साहब के सलाम का जवाब नहीं दिया गया? क्या इंटेंशनली जवाब नहीं दिया या फिर वो उनके नजर से या सुना नहीं उनको? या वो मेरा ख्याल है कि वो गलतफहमी थी। कल मेरी राना सनाउल्लाह साहब से इस हवाले से भी बात हुई थी जब वो मेरे घर तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने सलाम लिया था, शायद आपको गलतफहमी हुई है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी गलतफहमियाँ जो है, वो इतनी भी गलतफहमियाँ नहीं थी। वो एक छोटी कोई राना सनाउल्लाह साहब के साथ मैंने 11 साल मुस्लिम लीग नून यूथ विंग में, पहले यूथ विंग पंजाब का जनरल सेक्रेटरी और फिर यूथ विंग पंजाब का बतौर सदर काम किया है। तो लेकिन वो उस वक्त थोड़ा सा जो इशू बना, तो कल उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पीटीएम जो है वो एक काज के लिए, ये तो एक मामूली बात है ना, असल मसला जो है वो ये है कि 22 करोड़ आवाम जो पिस रही है और इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि अगर हमने इस वक्त भी आंखें ना खोली और जो अपोजिशन की लीडरशिप है उसने अवाम के इस दुख के अंदर अपना रोल अदा ना किया, तो जितना हुकूमत मुजरम ठहरेगी उतनी ही फिर अपोजिशन भी मुजरम ठहरेगी। तो लिहाजा मेरे इस 22 करोड़ के मुल्क के अंदर नजरियाती तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी डाका पड़ा है, और अब इस डाके को मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारी नज़र जो है तमाम पीडीएम की लीडरशिप की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, प्रोफेसर साजिद मीर साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की, शाह वैस नूरानी साहब की और दीगर पार्टियों के जो कायदीन हैं। आज भी मैं इस्लामाबाद आपके प्रोग्राम के बाद निकल रहा हूँ, रात एक बहुत अहम मीटिंग है इस्लामाबाद में। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से अपना फ़र्ज़ मर्ज़ समझते हैं और इसको अदा करने के लिए ये छोटे मोटे मामला तो हैं, इनकी तरफ हमारी नज़र नहीं। अब हमारी नज़र जो है वो इस काज पे है कि ये मुल्क एक नज़रिए की बुनियाद पे हासिल किया गया था। आज इसमें देखा जाए तो ना नज़रिया है और ना ही इसमें कोई बाकी चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह पीडीएम जो है आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मराकज़ में कराची, कोयटा, पेशावर, उसके बाद फिर लाहौर आखिरी जलसा होगा और इंशाअल्लाह फ़ौरन हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम अपने हक के लिए और अपने फ़र्ज़ के लिए अपनी माल और अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह इस 22 करोड़ लोगों के लिए जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो इंशाअल्लाह आसान तरीके से अदा करें। ये जो आज आप मीटिंग की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, इसमें क्या डिस्कशन होगा आपका? पीडीएम की वहाँ लीडरशिप का एक प्रोग्राम है। बस ये छोटी मोटी मीटिंगें चलती रहती है कि अगला लाया अमल क्या होना चाहिए, कराची के जलसे को हमने कैसे प्लान करना है, उसके बाद कोयटा है, फिर पेशावर है। तो इस तरह जो हालात हैं आपके सामने, तो इसमें मैं तो समझता हूं कि एक लम्हा भी आंखें बंद नहीं की जा सकती। सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है और इतना बड़ा धोखा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी मैं समझता हूं नहीं पड़ा मिला। और मैंने अपने जो रैली हुई थी, शायद आप वहां मौजूद थे, जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की तरफ से निकाली गई थी, तो उसमें भी मैंने अर्ज की थी कि हर इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। इमाम बुखारी ने जब अपनी कुतुब हदीस के अंदर पहली हदीस लाए हैं तो सबसे पहले उन्होंने नीयत की हदीस लाए हैं कि आदमी इस दुनिया में जो भी काम करे उसे सबसे पहले अपनी नीयत, और अरबी में नीयत जो है ये कश्ती को कहते हैं। अगर आपकी कश्ती में सुराख है तो कभी भी आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो ये इमरान खान की जो नीयत है, हमारे लोग, हमारे कायदीन पहले दिन से कह रहे थे कि ये एक एजेंडा है और ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है, मुल्क के अवाम के लिए ख़तरनाक है। तो लोग गुमराह हुए, लोग फिसल गए। तो आज तो मैं देख रहा हूं, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने अपनी आईडीज पीटीआई के नाम पे बनाई हुई थी वो उसको रिमूव कर रहे हैं। क्यों? कि किस तरह कोई भी बाशऊर आदमी, मेरे ख्याल से ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बात कर रहा हूं, ये कोई भी बाशऊर आदमी अब मजीद दोबारा इनकी तब्दीली के नारे को बर्दाश्त नहीं करेगा और अया होगी हर चीज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, आपको क्या लगता है कि पीडीएम की कामयाबी नजर आ रही है आपको? और अगर लॉन्ग मार्च होता है फैसलाबाद से पार्टिसिपेशन क्या होगी? और थोड़ी सी अक्कासी जरा उस जलसे की भी कीजिएगा जो कि धोबी घाट के अंदर हुआ। ज्यादा नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून की नजर आई या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की या दीगर पार्टियों? थैंक यू इनाम। देखिए, ये मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान बड़ी पुरानी जमात है, लेकिन इसको हम
जो काशिफ नवाज रंधावा ने जो जलसा किया उससे पहले हम यही समझते रहे हमेशा कि ये PMLN की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और अपने खुद इवेंट्स इतने बड़े नहीं करती, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस जलसे को इनिशिएट किया, फिर इस तरह से कामयाब करके दिखाया, मेज़बानी की, तमाम अखराजात किए, तो ये इनकी मेज़बानी में जलसा हुआ है। अब इसमें पार्टिसिपेशन तो कोई ऐसा सच नहीं कहा जा सकता किसकी ज़्यादा रही। PMLN बिलाशुबा फैसलाबाद की बड़ी पार्टी है, पंजाब की बड़ी पार्टी है, मरकज़ की बड़ी पार्टी है, उनकी सीटें हैं, अपोजिशन है, पहले हुकूमत में भी रहे हैं, तो इसके बावजूद जो उनका जलसा इससे कबल हुआ था मरीम नवाज़ का, तो इतनी पब्लिक उसमें नहीं थी। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, या अभी एक रिसेंट ग्राउंड में जो वर्कर्स कन्वेंशन किया, तो ये जलसा जो PTM के प्लेटफॉर्म पर हुआ है, ये बिलाशुबा पिछले को 8-10 साल में जितने भी बड़े जलसे हुए, इवन इमरान खान का भी जो हुआ उससे भी बड़ा था। जितनी यहाँ पर आवाम थी, जितने कमिटेड लोग थे इनके तमाम के, तो जितनी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को इससे जो है वो एक सियासी वर्थ मिली, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उसका नतीजा देख लें, आपके जलसे के फौरी बाद जो रैली का इनेकाद किया गया PMLN की जानिब से, तो उसके बाद जो रैली मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने निकाली, उससे 7 दिन बाद अगले इतवार को, तो वो यकीन माने PMLN की रैली से कम नहीं थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी वर्थ है इनकी। अब थोड़ा सा PML के एन के अंदर भी झांक लेते हैं। 2 ग्रुप हैं, आपको तो पता ही है, राना सनाउल्लाह और आबद शेर अली का। शेर अली मुतहरिक नजर आए और उनकी तरफ से जो रैली निकाली गई और जो राना सनाउल्लाह की जानब से निकाली गई, इसके ऊपर तज्जिया लाजमी तौर पे आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। ब्रेक से पहले उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब्दुर्रहमान, मुस्लिम लीग नून के हवाले से पूछा जा रहा था कि 2 ग्रुप हैं इनके, रैलियों का इनकाद इनकी जानिब से कैसे किया गया और ज्यादा तगड़ा ग्रुप कौन सा रहा बंदों को इकट्ठे करने के हवाले से, और शेर अली के हवाले से भी बताइएगा। काफी मुतहरक नजर आते हैं और सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं, वो जो ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं शेर अली साहब, इस हवाले से बताइए। नाम देखिए, फैसलाबाद में जब चौधरी शेर अली का जो है वो इक़्तिदार बहुत अरूज पर था, तो तब भी उनको बड़ा कंपटीशन मिलता था दूसरे ग्रुप की जानिब से। तो अभी तो राना सनाउल्लाह खान देखें, सूबाई सदर हैं, डिवीजनल सदर उनकी पार्टी का, ज़िलाई सदर है, सिटी सदर, सारी तंजीम साजी उन्होंने की है फैसलाबाद में, पंजाब भर में। तो अब तो मतलब वो 2 ग्रुपों वाली बात ऐसा सच नहीं रही, क्योंकि चौधरी शेर अली हैं, अब उनके पास कोई इतना बड़ा ओहदा भी नहीं है। एक मियां ताहिर जमील उनके साथ MP हैं, वाहद जो बड़े उनके साथ एक रहनुमा है वो, इसके अलावा जितने भी हैं वो बल्दियाती नुमाइंदगान उनके साथ मौजूद हैं। कोई बड़े लोग इतने ज़्यादा शामिल नहीं हैं। तो मतलब ये चौधरी शेर अली की अपनी जो उनके हल्के के लोग होते हैं, या उनकी जो तंजीम के लोग या उनके ग्रुप के लोग हैं, वो उनके साथ होते हैं, रैलियों में भी हर जगह वही शामिल होते हैं। तो ऐसा वो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं रहा जितना माजी में किरदार अदा करता रहा। यहाँ पे मरीम नवाज़, आप देखें, मरीम नवाज साहबा जिस भी रैली में आएंगी वो तो रैली बनेगी, क्योंकि ये क्राउड पुलर हैं, ये तो मानना पड़ेगा PMLN। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि फिर सीधा जाती वो कश्मीर हाउस है, फिर पंडाल में आती हैं, तो ये भी एक किस्म का पार्टी के लोगों को पैगाम ही होता है कौन ज्यादा करीब है कौन नहीं। देखिए, अगर मतलब ये हमेशा ही डिबेट की जाती है, तो अगर वो करीब होते तो उन्हें कोई बड़ा ओहदा दिया जाता। आबद शेर अली को मरकज़ में जो है वो नाइब सदर बनाया गया, तो नाइब सदर तो मरकज़ में ऑलरेडी 3 से 4 हैं, सीनियर नाइब सदर कई लोग हैं, फिर जाके जो मियाँ शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट है। तो ये मतलब ये सिर्फ इस तरह से बताने से फ़र्क नहीं पड़ता, असल में क्या हो रहा है वो फ़र्क पड़ता है ना। पंजाब में पूरी तंजीम जिस बंदे ने बना ली है, फैसलाबाद में बना ली, डिवीज़न में बना ली, जिसके साथ सारे MP MNAs हैं, जिसके साथ टिकट होल्डर्स हैं, जिसकी मर्जी से टिकट्स तकसीम किए जाते हैं, मेयर जिनके ग्रुप का, तो ये मतलब बड़ी बातें देखने वाली होती हैं। उनके घर जाना या उनको स्टैंड करने की पार्टी की जानिब से कोशिश करना, लेकिन अमली तौर पर उसका नतीजा हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा बेहतर नहीं निकलता। तो ये तो सियासी स्टंट तो हो सकता है कि एक वो बुजुर्ग को उन्होंने इज्जत दी, बहुत अच्छा किया चौधरी शेर अली की, बहुत कुर्बानियाँ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा डैमेज करके मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद में उन्होंने यहाँ पर मजबूत बनाया, तो उनकी कुर्बानियाँ भी मौजूद है, रिश्तेदारी भी मौजूद है, उसकी वजह से उन्हें ऑनर भी दी जाती है, इज़्ज़त भी दी जाती है, उनकी बात भी की जाती है। लेकिन उस तरह से अगर आप समझते हैं कि बराबर खड़ा किया जाता, तो ये शायद उस तरह की बात ना हो। बहुत ज़्यादा उनके ग्रुप के लोग जो वो अज्यूम कर लेते हैं या सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन जो अमलन जो सूरत हाल है वो जो काफ़ी ज़्यादा जो उनके हक में नहीं है, वो
अमली तौर पर जो राना सनाउल्लाह खान मजबूत है पंजाब भर में, फैसलाबाद में, सियासत में इवन जितनी भी जो कंसल्ट होती है, पीडीएम में जो मजबूत रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, इसके अलावा स्पोक्स पर्सन है, मतलब तमाम होती उनके पास, नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। तो ये सारी बातें होती हैं जिनसे ये अंदाज़ा किया जाता है। देखिए ना कि तीसरे ग्रुप की बातगश्त होती थी, लेकिन वो भी जो है वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ सकी। थोड़ी बहुत बयानबाजी जब वो जेल में थे उसके बाद कोई ऐसा बात सामने नहीं आ सकी। बल्दियात के इलेक्शन सुना है कि अनाउंस होने वाले हैं, अगर होते हैं मेयर के कैंडिडेट के लिए रज़ाक मलिक तो आएंगे ही, लेकिन अगर शेर अली खुद आ जाते हैं तो मुश्किल पैदा होगी। नाम देखिए, ये 31 दिसंबर 2021 तक तो ये लोग हैं जो अभी मौजूदा सेटअप चल रहा है। इन्होंने 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दी है। एक दी है कि यहाँ पर इनको मार्च में बहाल किया गया, लेकिन अक्टूबर में इख्तियारात दिए गए। ये तकरीबन 6 से 8 माह बनते हैं। एक तो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके वापस दिए जाएं, दूसरे जिन 30 माह में तकरीबन 2.5 सालों में जो इनका ज़ाया किया गया उसका वो क्लेम अलहदा से मांग रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तान की तारीख में बड़ा फैसला हुआ कि बल्दियाती नुमाइंदगान को रिलीफ मिल गया। इससे कबल जितने भी बल्दियाती नुमाइंदगान थे कभी भी रिलीफ नहीं मिला। तो ये इससे अगर ये दूसरा जो हुकूमत के खिलाफ फैसला जाता है कि इन्हें 8-10 माह का या 2-2.5 साल का रिलीफ मिल जाता है, तो फिर तो ये बल्दियाती इलेक्शन समझ लें वैसे ही कोई भी चांस नहीं रहेगा। और दूसरा जो इमरान खान की हुकूमत है, देखिए पहले साल में ही ये इतनी पॉपुलर नहीं रही थी और उसी वजह से उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। तो अभी ये चौथे साल में देखें इनकी इतनी ज़्यादा महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, पीडीएम के जलसों की वजह से जो इनकी साख बुरी तरह से मुतासर हो रही है। कोई भी जो एमएनए, कोई भी मिनिस्टर इनके हक में बात नहीं करता। इमरान खान को मजबूरी में जो मशीर है वो एडवाइज़र अब भर्ती करने पड़े हैं बारी तनख्वाह पे, जो उनके हक में बोलते हैं, जिनके कोई भी स्टेक इस मुल्क में नहीं है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं बाहर के। तो ये तो सूरत हाल बनी हुई है कि कोई भी मिनिस्टर उनके हक में बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बंदा उनके लिए निकलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर इफ्तिताह भी होते हैं तो वो स्रीना होटल में छुप के कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बल्दियात में अगर वो करवाते हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स काशिफ नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो किस तरफ आपको झुकाव नजर आ रहा है लोगों का, स्पेशली कि दोबारा जब इलेक्शंस होते हैं तो किस तरफ झुकाव नजर आता है आपको? झुकाव तो अब बात क्लियर हो गई है कि इंशाल्लाह हमें, अब चूंकि हम सियासी तालिब इल्म हैं, कि पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं मुझे नहीं नज़र आता कि वो लोगों के सामने खड़े होकर वोट मांग सकें। बहुत मुश्किल है उनके लिए। अब्दुर्रहमान साहब ने बड़ी अच्छी ये निशानदेही फरमाई कि उन्हें पेड, और जैसा नलायक वज़ीर आज़म है वैसे ही नलायक उसने मशीर रखे हैं जिनको सियासत की अलबे नहीं आती, और वो सिर्फ और सिर्फ एक डिठाई के साथ अपनी तनख्वाह जो है वो उसको अपने ऊपर फर्ज करने, हलाल करने के लिए लगे हुए। आइंदा इलेक्शन जो है वो पीडीएम का इलेक्शन है, और इंशाल्लाह पीडीएम के स्टेज से प्लेटफॉर्म पे ये जो इलेक्शन हो रहा है, अवाम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा इस इत्तेहाद को इंशाल्लाह वोट देगी, और अल्लाह के फजल करम से इनकी ज़मानतें जब्त होंगी, और पीटीआई के लोगों को अब इलेक्शन लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इलेक्शन कैंपेन करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी आपने कहा पीडीएम का अगला इलेक्शन है, क्या इलेक्शन में सीटों का भी लेन देन किस किस्म का होगा? जी बिल्कुल होगा। हर पार्टी अपने साइज के मुताबिक अपने उम्मीदवार एडजस्ट करेगी, और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मैं समझता हूँ। क्या किसी मीटिंग में ये गुफ्तगू हुई? ये अभी तो एहतजाज की मीटिंगें हो रही हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों पे इसका भी आगाज हो रहा है। ये जो एहतजाज की बात कर रहे हैं, इसमें क्या डिमांड्स होंगे आपके? देखिए जी, हमारी तो एक ही डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके फिलफौर इस नालायक को उतारा जाए और फौरन इलेक्शन कराए जाएं, और इलेक्शन सिर्फ ना करवाए जाएं, यानी शफाफ इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन हो, उसमें वोट जो है, जिसका वोट है वो उसी का ही निकले, और वही उस वोट के मुताबिक फैसला करे कि ये 22 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, इसमें हक के हुक्मरानी जो है, इस पाकिस्तान को जो बनाने वाले लोग थे, कायदीन थे, तो उन्होंने तो वाजे एक लाइन बना दी, खींच दी थी कि ये मुल्क जो है ये इस्लाम के नजरिए पे हासिल किया जा रहा है और अवाम की हक के हुक्मरानी होगी, इसमें 2-4 लोग इस मुल्क को डिक्टेट नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह इस इत्तेहाद में, एहतजाज में हमारे जो मुतालबे हैं और हमारे इंशाल्लाह जो नताइज निकलेंगे, इंशाल्लाह वो यही हैं कि हम इनको घर भेजेंगे
और फौरी इस मुल्क का एक ही हाल है कि जितनी जल्दी फिल फौर इलेक्शन हो जाए, ताकि अवाम जो है उनका जो गुस्सा है, जो गम है, उन पे जो मसाइबान पड़े हैं, वो मजीद अगर चला। क्या आप बिलीव नहीं करते कि गवर्नमेंट को उसकी मुद्दत पूरी करने का मौका देना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट इतनी अहमियत की हामिल अहमियत नहीं रखती जितना ये मुल्क और मुल्क की आवाम रखती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हनान, आई थिंक वी बोथ Positive हैव टू चीजें भी प्ले। हैं। बिल्कुल पॉजिटिव चीजें भी हैं एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमारे मुल्क में स्पेशली अगर हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, कि गवर्नमेंट पसंद की हो ना पसंद की हो, कि वी लेट देम डू देयर थिंग, कि उनको वक्त दिया जाए उनकी मुद्दत पूरी करने का। और जिस तरह की भी परफॉर्मेंस होती है, ये हमेशा आवाम का हक है कि वो ओपिनियन रख सके। आखिरकार गवर्नमेंट होती किसके लिए? हुकूमत होती ही आवाम के लिए, आवाम की अच्छाई के लिए होती है। इसलिए पूरा हक है आवाम को अपना ओपिनियन रखने का और अपनी एक्सपेक्टेशंस या ऐसी चीजें जो कि डिसअपॉइंटिंग है उनके लिए, उन चीजों पर भी कमेंट करना लाजमी तौर पे। लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि गवर्नमेंट जो है उसको उतार दिया जाए। अब्दुल रहमान बल्दियात की अगर बात करें, फैसलाबाद के अंदर बड़े अरसे के बाद आपको पता है हमारे शो में बहुत दफा ये डिस्कशन हो चुका है कि बल्दियात को बहाल कर देना चाहिए। फाइनली वो चीज होगी अगले 2 महीने में। सिर्फ उनको वक्त दिया गया है अगर वो कुछ कर सके, लेकिन उन्होंने पिटिशन भी दर्ज कर दी है। एक तो पिटिशन की क्या करंट सूरत हाल है, क्या पिटिशन एक्सेप्ट होते हुए नजर आ रही है, और अगर एक्सेप्ट नहीं होती है उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? देखिए फातिमा, पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है उनकी। आगे से ये मामला चल रहा है, हुकूमत की जानब से अपनी उस पर बात रखी जाएगी। जो अटारनी जनरल होंगी, अगर पंजाब में होगी तो एडवोकेट जनरल हुकूमत की बात करेंगे। तो हुकूमत की जानब से मुसलसल ये 3 सालों में कहा जाता है कि वो इंतखाबात करवा रहे हैं, करवाना चाहते हैं। कभी कोई एक्ट पास करवा लिया जाता है। 2019 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो फारिग करके अब एक्ट 2021 या 2022 के नाम से लाया जाएगा, पंजाब असम्बली में अप्रूव करवाया जाएगा। तो ये हुकूमत की जानब से अभी जो सूरत हाल ग्राउंड पे नज़र आ रही है वो इंतखाबात की नहीं है। जो एहतजाज इनके खिलाफ चाह रहे हैं, जो तमाम एक ग्राउंड बन चुकी है, तो उसमें जो मरकजी असम्बली के इंतखाबात तो नज़र आ सकते हैं, लेकिन लोकल बॉडीज़ के मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि ये देखें, लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें लाहौर से कोई भी बंदा नहीं मिला, मजबूरन जमशेद चीमा को मैदान में उतारना पड़ा। तो उन्होंने जब देखा सूरत हाल, तो कागजात नामजदगी में टेक्निकल गलतियाँ कर डाली। देखिए, इतने इस लेवल पे मैच्योर बंदा अगर ऐसी गलती करता है तो या तो वो बहुत बड़ा जाहिल होता है या फिर वो जानबूझ के फरार चाहता है। इन 2 बातों में एक बात है कि लाहौर में वो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसी पार्टी जिनकी पंजाब में भी हुकूमत हो, मरकज़ में भी हुकूमत हो, और उन्हें लाहौर से जो पंजाब का दिल है, कैपिटल है, वहाँ से अगर कोई बंदा नहीं मिलता, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो कितनी जो है वो हुकूमत है वो अवाम में कितनी पॉपुलर होगी, या कितने लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे। एक एडवाइज़र को किसी और शहर से उठा के वहाँ पर जमशेद चीमा को उनको बेचना पड़ा था। तो यही सूरत हाल बाकी शहरों में बनी हुई है, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें मार पड़ रही है। अभी जो डस्का के इंतखाबात का आ गई है रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के घर में इजलास होता है, असिस्टेंट कमिश्नर भी साथ मिलकर धांधली करते हैं, इसके बावजूद उन्हें वो इलेक्शन हारना पड़ा था। तो ये एक बड़ा अहम मसला। आप देखें कि जो पार्टी मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात हारती जा रही है, जो पार्टी इवन कश्मीर में या गिलगित में इतनी मामूली अक्सरियत से जीतती है, सेनेट में जो अपना बंदा नहीं जितवा पाते और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं, तो ये जो इशारे हैं ये तमाम यही साबित कर रहे होते हैं कि हुकूमत की जो अक्सरियत है वो उस तरह से नहीं रही, हुकूमत की जो पॉपुलरिटी है नहीं रही। बलूचिस्तान में हुकूमत सबसे पहले बदलती है जब भी कोई मेरे मरकज़ पास में एक गिरता है। सवाल भी है अब्दुल रहमान, जो कि मैं लाजमी तौर पे चाहूंगी हम डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। रंधावा साहब, एमपीए के कैंडिडेट भी हैं आप, और किस हल्के से लड़ने का प्लान है इस दफा, और टिकट के हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, पार्टी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की आमला इस पे मतलब फैसला करेगी। फैसलाबाद से इंशाल्लाह मैंने इलेक्शन मेरी जमात के कहने पे मैंने लड़ना है, और कोशिश होगी मैं शहर से लड़ूं, और जो पार्टी फैसला करेगी, एमएनए का करेगी या एमपीए का करेगी, तो अल्लाह ने चाहा तो मैं सिटी से ही अल्लाह के फजल से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की नुमाइंदगी करूँगा। चूँकि हमारे सिटी में और ज़िले में कोई 1100 मराकज़ हैं मसाजिद के और मदारस के, तो उन वर्करों को, उन लोगों को हमने लीड करना है, उनके अपने मसाइल हैं, उनके मामलात हैं। तो पीडीएम के स्टेज से इंशाअल्लाह फैसलाबाद से ही
इलेक्शन का इंशाल्लाह प्रोग्राम है। अच्छा, मजहबी जमात के बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन जब वोट काउंटिंग होती है या रिजल्ट्स आते हैं, जितनी उम्मीद की जाती है उतना वोट बैंक उनका नजर नहीं आता। पिछली दफा आपने भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के निशान के ऊपर एमपीए का इलेक्शन लड़ा था, तो आज़ाद उम्मीदवार जो जफर इकबाल नागरा थे वहां से विन कर गए, तो इसके पीछे क्या सूरत हाल आपको नजर आती है, वजह क्या है? मैं समझता हूं कि जफर इकबाल नागरा साहब की उस हलके में बड़ी मेहनत थी और 5 साल से वो लोगों से राब्ते में थे, और देहात के अंदर जो होता है वो धड़ाबंदी चलती है, वहाँ पार्टी का वोट इतना यानी असरअंदाज नहीं होता जितना बंदे का अपना। आपने कहा नहीं कि मैं इस हलके को सूट नहीं करता, आप एमपीए का टिकट दे रहे हैं? बस वो ऐसे दोस्तों की मुशावरत से कि नहीं जी वो हमारा भाई हलका है, जबकि मैं वहाँ रहता भी नहीं था। मैं 1990 में फैसलाबाद सिटी में शिफ्ट हो गया था, तो 18 दिन मुझे सिर्फ मिले इलेक्शन कैंपेन के। यानी 18 दिन पहले आपको टिकट अलाउड? 18 दिन पहले अनाउंस हुआ, उसमें मेरी पहले कोई वर्किंग नहीं थी। मैं मुस्लिम लीग यूथ विंग पंजाब का जनरल सेक्रेटरी था। उस सिलसिले में तंजीम साजी के लिए मुझे ऑल ओवर द पंजाब जो थे वो दौरे करने पड़ते थे। आबद शेर अली साहब सदर थे, तो हल्के खास तौर पे देहात के हल्के में आपको खुशी गमी फौतगी और इस तरह के मामलात में जाना पड़ता है, तो मेरा तो किसी से रब्ता ही नहीं था। तो इसके बावजूद दिन थोड़े थे और अल्लाह के फजल से मैंने मुकाबला किया और दूसरे नंबर पे आया। इज दैट ट्रू कि सुनने में आता है कि आज़ाद जब जीते थे जफर इकबाल नागरा, जी जी, तो पार्टी क़यादत के पास जब नून लीग में शामिल होने के लिए गए, तो उस वक्त किसी किस्म की खचाई या थोड़ी बहुत तलख कलामी या ऐसी कोई बात हुई वहाँ? चूँकि मैं साथ नहीं था, राना सनाउल्लाह साहब थे और नागरा साहब थे, अपना शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने जाके ज्वाइनिंग दी कि मैं दोबारा पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ, तो लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का गुस्सा था कि एक फैसला मैंने किया, तो इसके बावजूद कॉन्टेस्ट किया? हाँ जी किया, तो ये क्यों किया। और यही मुझे मेरे अंदर ये एहसास है कि मियां नवाज शरीफ साहब मेरे साथ एक बड़ी मोहब्बत रखते हैं और बहुत शफकत है उनकी कि उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि मैंने एक बंदा दिया था, और चाहे वो मेरी ख्वाहिश थी या मेरे दोस्तों की ख्वाहिश थी। हालांकि मुझे मियां साहब भी के करीब जो अजीज़ों क़रीब थे या दोस्त थे, उनका यही था कि आप देहात में ना जाएं, आप शहर में इलेक्शन लड़ें, आपका शहर में रहना है। और पार्टी बोर्ड जो है इलेक्शंस अगर आप आप कंप्लीट कर जी जी, वो पार्टी बोर्ड जो होता है वो शहर में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो बहरहाल जो ये सियासत में चलता रहता है, गलतियों से आदमी सीखता है। अच्छा, अगर ये इलेक्शंस में या PMLN या PPP से या जिस तरह से आपकी पार्टी से जीत जाती है इलेक्शंस के अंदर, जी जी, तो क्या फिर इकट्ठे ही रहेंगे या फिर से डिवाइड हो जाएगा? देखिए, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तो 34 साल से नून लीग के साथ इकट्ठी है। मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ, जो PDM में एक 8वीं पार्टी है। तो असल में प्रोफेसर साजिद मीर साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का जो सियासी नजरिया है ना कि हक़ हुक्मरानी आवाम की होनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम का जो वोट है उसका एहतराम होना चाहिए, वो जिसको आवाम दे उसे डिलीवर करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुसल्लत कर दिया जाए और एक प्लानिंग के साथ किसी बंदे को इस 22 करोड़ मुल्क की ड्राइविंग दे दी जाए। उसका जो नतीजा निकला है आपके सामने, इसी तरह आगे निकलेगा। तो वो एक पेज पे हैं, प्रोफेसर साजिद मीर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका सियासी नजरिया एक है। तो मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और PMLN PDM में बाकी दीगर जमातें भी मुझे यकीन नजर आ रहा है कि वो एक रहेंगी, क्योंकि बहुत सीख लिया। अपोजिशन ने भी जो सीखा है ना इस 3 साल में, वो शायद पहले पाकिस्तान के किसी भी द्वार में इतना नहीं सीखा। तो PMLN और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जो है वो तकरीबन इत्तेहादी ही रहेंगे। जी जी, अब्दुर्रहमान, जिस तरह से मैं इनसे पूछ रही थी कि कई दफा नजर आता है जब ऑपोजिशन में होते हैं तब तो एक साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन जब एक पार्टी इलेक्ट हो जाती है, एक पार्टी से एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है, एक अक्सरियत डेवलप हो जाती है, उन सूरत हाल में क्या होता हुआ नजर आता है? क्या फिर भी PDM एक साथ रहेगी या अलग हो जाएगी? देखिए फातिमा, जो PDM में ज़्यादातर पार्टीज शामिल हैं ये पहले से भी एक साथ रही हैं। जब 2013 से 2018 की हुकूमत PMLN ने की है, ये तब भी साथ थी। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, तब थोड़ी देर बाद वो अलहदा हो गए थे। तो वो अभी भी जो है वो मौजूद नहीं है, वो इनको छोड़ दिया पीपल्स पार्टी ने या इन्होंने निकाल दिया, जो भी बात है वो साथ नहीं है।
बाकी वही तमाम पार्टीज़ हैं जो पहले से साथ काम कर चुकी हैं, अभी अपोजिशन साथ कर रही हैं और अभी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में साथ रहेंगे। ये देखिए होता ये है कि जो जैसे हनान ने भी पहले कहा कि मजहबी वोट का पाकिस्तान में ये मसला है कि यहाँ पर ज़्यादातर पार्टीज़ जो मजहबी वोट हासिल करने के लिए मैदान में उतरती हैं तो उनका वोट स्कैटर्ड होता है। जैसे 1100 के करीब मसाजिद हैं जमीयत अहले हदीस की फैसलाबाद में, अगर तो वोट इस तनासब से पड़े कि तमाम वोटों के हिसाब से जो टिकट्स है या जो उम्मीदवार है वो कामयाब हों, जैसे कि सेनेट में होता है या जैसे ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स में होता है या जैसे अमेरिका में होता है, यहाँ पर जो बराह रास्त वोटिंग होती है इसमें जो है वो स्कैटर्ड वोट है, वो चाहे 10-10 हज़ार भी हो पूरे हलकों में, लेकिन वो हर हलके से लहदा जीतना पड़ता है। तो उस वजह से जो मजहबी वोट बैंक है वो पीछे रह जाता है, जो रवायती वोट बैंक है वो ज़्यादा हो जाता है। वैसे अब्दुर्रहमान यहाँ पे माजरत चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग होते हैं बरादरी बेस के ऊपर वोट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपने हलकों में, सैकड़ों वोट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस भी देखने में आया है कि बहुत सारे एमपी एमएनए जैसे होते हैं कि अपने बरादरी के जो आउट ऑफ सिटी के होते हैं या दूसरे हल्के के होते हैं वो इधर शिफ्ट करवा लेते हैं और फिर काफ़ी मार्जिन से जीतते भी हैं। नान माजी में तो होता होगा, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन की सख्तियाँ हैं, जो अभी तरीकाकार चाह रहा है कि आपका वोट या तो आर्जी एड्रेस पे हो जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है या मुस्तकिल एड्रेस पे हो, जो तीसरे एड्रेस पे होगा वो ज़ाया कर दिया जाता है या उसको खुद से इलेक्शन कमीशन ने ना वो परमानेंट एड्रेस पे डाल दिया है। अभी उनकी जानब से कंपेन भी चल रही है, घर घर वोट तस्दीक होती है। तो अगर आप आर्जी एड्रेस पर भी रह रहे हैं तो फिर भी एक पूरे एक प्रोसीजर के बाद जाके आर्जी एड्रेस पे रहना पड़ता है या आईडी कार्ड में इंदराज करवाना पड़ता है। तो ये माजी में ये 2008 से पहले के इंतखाबात में बहुत इस तरह के मामला चलते रहे हैं कि अपने जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके वोट अपने हल्के में मुंतकिल करवा देना, लेकिन अभी ये प्रोसीजर खासा मुश्किल हो चला। अभी जो जेन्युइन वोट है लेने पड़ते हैं। फिर जिस तरह से आपने देखा ये 2013 में और स्पेशली 2018 में कि अगर कहीं पर कोई थोड़ी बहुत धांधली भी हुई है तो उसका जो खुमियाजा है वो धांधली करने वालों को इस तरह से भुगतना पड़ा है कि जो उनकी जो इज़्ज़त रही, सही इज़्ज़त है, वो भी मैदान में आ गई। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ नारे चल गए, वोट को इज़्ज़त दो के नारे चल गए, और जो मखसूस डिपार्टमेंट्स इस सिलसिले में एक्टिव होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाना पड़ा। तो अगर पिछले इलेक्शंस की हम बात करें तो सेम नारा जो था पिछली दफा भी लगाया गया था और इस दफा भी वही, तो क्या ये एक रिवायत बन चुकी है कि जब भी कोई गवर्नमेंट इंचार्ज होती है तो उस दौरानिए में यही होता है कि जी धांधली करके वोट्स लिए गए हैं या वोट्स काउंटिंग के अंदर कोई ना कोई फ्रॉड किया गया है? इस हवाले से क्या कहेंगे? फातिमा देखिए, मतलब धांधली का नारा तो बहुत पुराना है, लेकिन इसमें सबूत भी देखने होते हैं। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स होती हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में फाफन भी उसको जो है वो चेक करती है, फिर पाकिस्तानी मीडिया है वो तमाम पे आ जाता है। तो ये इस बार कुछ ऐसे इलेक्शंस हुए हैं कि वो उसकी हर चीज़ जो है वो मुतनाज़ा बन गई। ये बात ठीक है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर थे 2013 में, वो उन्होंने जो 70-80 लाख 75 लाख वोट लिया, तो इस बार 1.5 करोड़ ले लिए, जो इतनी गैर मामूली बात नहीं होती। लेकिन बहरहाल उसमें कई चीज़ें ऐसी थी कि जो मुतनाज़ा हो गई और जिनकी वजह से ये सारे इंतखाबात भी मुतनाज़ा हुए, कुछ डिपार्टमेंट्स भी मुतनाज़ा हुए, और इसी तरह से जो काशिफ नवाज रंधावा साहब के जलसे में कुछ मुतनाज़ा नारे भी लगे। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आज का। उम्मीद करेंगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। हम तो हमेशा ही चाहते हैं फैसलाबाद पाकिस्तान, और अल्लाह ताला हमें हमेशा जो है तरक्की के रास्ते पर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप दोनों का। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते। तो जी अब मैं हमारा जो फेवरेट सेगमेंट है, मेरा जो फेवरेट सेगमेंट है किचन का सेगमेंट, तो जी मैं किचन में आ चुकी हूँ। और इससे पहले कि मैं किचन में जाऊँ, ऑफकोर्स आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ों के बारे में आपको बताएं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। लेकिन हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, कि हमने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो ही आपकी ओवरऑल सेहत अच्छी होगी, और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो टू बी ऑनेस्ट बाकी ज़िंदगी के जो सारे काम हैं वो मुश्किल ही हो जाते हैं। चाहे वो आपकी जिम्मेदारियां हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, डे टू डे टास्क ही क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि आप अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सके, अपने टास्क को अच्छी तरह से निभा सके। इसीलिए जी ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें। और जी अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स उसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो इसमें वो सारे विटामिन एंड मिनरल्स मौजूद हैं जिससे आप एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होगा, लो इन कैलोरी भी होगा, और साथ ही साथ आपको टेस्ट और जो जायका है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं
करना पड़ेगा। पाकिस्तानी हो, फैसलाबादी हो, हमारी जो है खाने के बगैर हमारी ज़िंदगी को भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका खाना जो है वो मज़ेदार भी होगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि आज की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपनी लुक्स का ख्याल रखा जाए, अपनी फिजिक का ख्याल रखा जाए। बट ऑफ कोर्स मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। तो जी, खाने एंजॉय करें, मज़ेदार खाने एंजॉय करें, और कोशिश करें कि अगर हो सकता है तो अपनी ओवरऑल फिटनेस के ऊपर जो है वो ख्याल रखें। और ऑफ कोर्स बहुत सारी ऑयल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको, और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का भी यही दावा है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी। साथ ही साथ चाहे वो ट्रेडिशनल कुकिंग हो, चाहे वो मॉडर्न कुकिंग हो, आपको गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर कोई भी आप रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। चाहे वो आप एयर फ्रायर में बना रहे हो, चाहे आप उसे बेक कर रहे हो, चाहे कोई नई टेक्निक जो है उससे आप उसको बना रहे हो, या फिर ट्रेडिशनल कुकिंग हो जो कि आपकी जनरेशन से चली आ रही हो, जो शायद आपकी नानी की या दादी की रेसिपी हो और आप घर में वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि कोई भी रेसिपी हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे मॉडर्न हो, आपको जायका वही मिलेगा, प्रिसिजन के साथ आपका जायका होगा। और बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि भाई ये जो मॉडर्न रेसिपी मैं ट्राई करने लगी हूँ, क्या इसके अंदर ये चल सकेगा, या फिर ये ट्रेडिशनल रेसिपी जो है क्या इसके अंदर वही जायका मिलेगा। तो जी, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है, खाना मज़ेदार भी होगा, जायका भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो किसी भी डिश को तैयार करते हो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, और हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इंटैक्ट रहे जब आपका खाना तैयार हो। लेकिन मोस्टली कुकिंग प्रोसेस के अंदर वो सारा न्यूट्रिशन जो है वो बर्न आउट हो जाता है, एंड पे जायका रह जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन आपको खाने से नहीं मिलता। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहेगा। एक हाई बर्निंग पॉइंट होने की वजह से आपके ऑयल के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें आपके खाने के अंदर आप न्यूट्रिशन आप ऐड कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो डिफरेंट तरह के पास्ताज हों, ग्रेन्स हों, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डिश के अंदर, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी इंटैक्ट रहेगी। तो आपको सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग बना देने वाला खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड ऑफ द डे। स्पेशली सर्दियाँ आती हैं तो फ्राइड चीज़ें खाने का और ज़्यादा दिल करने लग जाता है, चाहे वो डिफरेंट तरह की डिशेज़ हों, डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ हों। स्पेशली सर्दियों में पकौड़ों का बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक हर किसी को होता है कि एक कप चाय का हो, साथ पकौड़े हों। चाय के बारे में भी बात करूँगी मैं, लेकिन वो थोड़ी देर तक करूँगी। अभी मैं अगर पकौड़ों की बात करूँ, या कोई भी और समोसे हो जाएँ, या कोई फ्राइड चीज़ें हों जो कि खाने का दिल कर रहा हो, एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप एयर फ्रायर के अंदर इन चीज़ों को बना सकते हैं, जो कि मैं भी अभी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे कैलोरी अमाउंट जो है वो बहुत कम हो जाता है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपकी सर्दियों की जितनी भी क्रेविंग्स हैं, जो कि शाम को आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बाहर बैठकर जो है एक चाय के एक कप के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप बड़े आराम से गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर पकौड़े भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं, चिप्स भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बेसन वाली चिप्स बहुत पसंद होती है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड डेफिनेटली कोई भी डिश हो, कोई भी रेसिपी हो, सर्दियों का मौसम है, एंजॉय करना सबको अच्छा लगता है। तो जो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपकी सर्दियों की सारी क्रेविंग्स जो हैं, दे गोना टेक केयर ऑफ इट। आपके नियरेस्ट स्टोर पे अवेलेबल है, जाकर खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, कि चाय का कप जो है बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपकी सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो शाम का वक्त हो। आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 2-3 दफ़ा दिन में चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्या प्रेफरेंस है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कुछ लोग तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं। पर्सनली मुझे नॉर्मल पत्ती अच्छी लगती है। तो जी, आज भी मैं DAT की जो एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग है, विच इज़ द येलो पैकेट, आप उसको नियरेस्ट स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं, उसको मैं बनाऊंगी। ऑफ कोर्स पत्ती आप पर डिपेंड करता है, आप कितनी डालना पसंद करते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट DAT इज़ कि अगर मैं थोड़ी सी पत्ती भी इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे वही ब्लेंड, वही परफेक्शन मिलता है जो कि आपको दूसरी क्वालिटी की जो चाय होती है उसमें आपको कई सारी डिफरेंट, आप ज़्यादा डालते हैं पत्ती तो फिर भी आपको कम इफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन DAT की ये खासियत है एक्सट्रीम क्वालिटी की कि स्पेशली आपको बड़ी मीडियम सी पत्ती का टच मिल जाता है। चाय बनाने के लिए मैंने रख दी, ऑफकोर्स पत्ती मैंने ऐड कर दी, इतनी फाइन पत्ती है कि जल्दी से ब्लेंड हो जाती है। DAT बनाने वालों का ये दावा है कि जो ये टी लीव्स हैं जो कि DAT को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ये दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर लाए जाते हैं, जिसके बाद ये ब्लेंड हो, चाहे उसकी खुशबू हो, चाहे उसकी ओवरऑल क्वालिटी हो, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ऑफ कोर्स चाय के अंदर ये एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय के अंदर 3 चीज़ें जो हमेशा नोटिस करनी चाहिए, जो कि उसका ब्लेंड होता है, उसका टेस्ट होता है, और साथ ही साथ उसकी खुशबू भी होती है। तो जी, ये तीनों चीज़ें DAT के अंदर अवेलेबल हैं। और अगर आप तेज़ पत्ती पसंद करते हैं तो फिर DAT की दाने वाली भी प्रेफर कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स रेड पैकिंग के अंदर आपको मिल जाती है। एंड ऑफकोर्स इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप
कौन सी जो है आपकी अपनी प्रेफरेंस है, वो चाहे येलो पैकिंग हो, एक्सट्रीम क्वालिटी, या फिर दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है। आपको पता है कि आज वी रियली रियली एक्साइटेड बिकॉज जब भी आपकी टीम होती है, जब भी आप एक साथ काम करते हैं, तो आई थिंक आप लोगों की एक दोस्ती हो जाती है, एक फ्रेंडशिप हो जाती है, और एक रिलेशनशिप जो है वो आपका डेवलप हो जाता है। तो जी हनान, आपको पता है कि फॉर अ वाइल ही वाज़न्ट वेल एंड ही वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ द शो फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, और हमने उसे बहुत बहुत मिस किया है। और मुझे पता है हनान, आप पूरी तरह से रेस्ट करके और यू नो आपको टाइम मिला एक्चुअली अपनी सेहत जो है वापस गेन करने के। एंड एट द एंड ऑफ द डे हनान, सेहत जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर सो ग्लैड कि आप वापस आ गए। तो जी बताएं कैसा आप फील कर रहे हैं? एक तो वापस आ गए, ऊपर से दिल करे वापस घर भाग जाएं कि अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पे आने के लिए मैं बड़ा बेताब था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सेहत से नवाजा। आप सबकी दुआएं थी मेरे साथ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सेहत दी। तो कोल्ड कॉफ़ी मैं देख रहा था, आप सोशल मीडिया के ऊपर आजकल काफ़ी एक्टिव है, तो हमें कब पिला रही हैं कोल्ड कॉफ़ी बना के? हनान, अभी तो मैं चाय पिलाऊंगी, चाय अगर आप पिलाएंगी, पियोगे ठीक है तो दी। मैं आपको गरम गरम चाय पिलाऊंगी, क्योंकि आपकी वैसे भी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग आपको गरम गरम चाय पिलाएं। और आंटी ने आपको बड़ी मुश्किल से, मुझे पता है माओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली अपने बिल्कुल, बच्चे को बिल्कुल। बीमार देखना या उसको सेहत अगर उसकी सही ना हो, तो आंटी ने आपको बड़ी हिम्मत से भेजा है। तो हमने कोशिश करनी है आपका हम यहाँ पे पूरा ख्याल रखें, आपको हम Thank you गरम very चाय much, पिलाएंगे, thank you डियर टी, एक्सट्रीम क्वालिटी की, जिसमें ज्यादा पत्ती नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, आप फिट रहो। और ऑफ कोर्स हम वे वेरी वेरी हैप्पी कि यू अच्छा फातिमा, आज भी आपके शर्ट का कलर मैच कर रहा है मेरे कोट हनान, के साथ। ये चीज मैं लिटरली जब मैंने आपको देखा है ना, आई रियलाइज्ड इट दैट मिनट। और हनान और मैं कभी डिसाइड नहीं करते हैं कि हम लोगों ने सेम कलर पहन के आना है। आई डोंट नो हनान हाउ इट वर्क्स आउट, बट आई थिंक ये वही बात है ना, वो टेलीपैथी हो जाती है कि यू हैव दैट कनेक्शन इन योर माइंड। और कल मैंने डिसाइड किया, हनान ने भी डिसाइड किया इस पे, लेकिन विल फाइंड आउट कि ये किस तरह से होता है। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते। तो जी आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हनान के लिए स्पेशल मैंने चाय बनाई थी। हनान, आपको कैसी लगी चाय? बहुत अच्छी चाय थी और मैं परेशान हो गया कि 2 हफ्तों में इतनी अच्छी चाय बनाना सीख ली फातिमा ने। बस हनान, आई रियली वांटेड टू वेलकम यू बैक, इसलिए मैंने Thank you very आपके लिए much. आज बहुत अच्छी सी चाय बनाई। एंड मेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक कोई भी काम आप करते रहते हो तो उसमें अच्छे हो जाते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। और हनान, आपको पता है कि चाहे हो सर्दियाँ हो, स्किन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि स्किन जो है हमारी भी ग्लोइंग रहे, हनान की भी अच्छी रहे और आप लोगों की भी बहुत अच्छी रहे। इसलिए हम लोगों ने आज स्पेसिफिकली आप लोगों को, स्पेशली वेडिंग सीजन के हवाले से भी, वेडिंग सीजन आ रहा है, आ चुका है बल्कि, एंड बड़ी शादियां हो रही हैं, बड़े इवेंट्स हो रहे हैं हर जगह पे, चाहे वो बॉनफायर्स हों डिफरेंट तरह के, चाहे डिफरेंट तरह के फंक्शंस अरेंज किए जा रहे हैं। इवन हनान कॉन्सर्ट्स भी अब तो होना शुरू हो गए, बिकॉज ऑफकोर्स कोरोना का भी खतरा टोटली खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी जो है नॉर्मलसी में वापस जा रही है। तो हमने सोचा कि आज का हमारा ये जो सेगमेंट है उसमें ब्यूटी के हवाले से बात करें, किस तरह से आप बेहतर तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स लेनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट्स बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं विंटर्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स मेकअप के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या मेकअप ट्रिक्स हैं कि मिनटों के अंदर आप अपना मेकअप भी कर लें, जो भी वेडिंग्स अटेंड करनी है, फेस्टिवल्स अटेंड करने हैं, उनके लिए आपकी लुक जो है परफेक्ट है। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी अक्सा जावेद जो कि ब्यूटिशियन है हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं अक्सा आपको शो के अंदर। साथ ही साथ समीना भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल्सो ब्यूटिशियन है। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए टाइम निकाला। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब भी आप लोग हमारे शो में आते हैं हमेशा बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एडवाइस हमारे ऑडियंस के लिए लाते हैं। अक्सा आप बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे लग रहा है बिल्कुल विंटर की वो जो ड्राई स्पेल्स होते हैं स्किन के लिए, आपकी स्किन पे तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं जी कि आपकी स्किन यहाँ पे भी बताने लगे ना आपको, ताकि सबको पता चल जाए कि आप कैसे। यही तो हम जानना चाहते हैं, आखिर कैसे आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है। इसमें ये है कि आपकी स्किन केयर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर दूसरा कि आप जो मेकअप है वो किस ट्रिक से कर रहे हैं। अब आपकी स्किन अगर ड्राई है और आप फिर भी जो है उस तरह से डील नहीं कर रहे स्किन को, मेकअप प्रोडक्ट्स भी वैसे नहीं यूज़ करे, तो ऑब्वियसली ये होता है कि आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है या ड्राई लग रही होती है मेकअप के बाद। अक्सर ये होता है कि आपका मेकअप जो है बहुत ज़्यादा पफी लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, तो हमने उसकी टेक्निक्स बतानी आज यहाँ पे। अच्छा, वैसे ये भी होता है ना, आजकल ये ट्रेंड भी है
खवातीन की कोशिश होती है कि मेकअप कम से कम इस्तेमाल किया हाँ जाए, वो एक नेचुरल लुक, जैसे हाँ। फातिमा की माशाल्लाह नेचुरल लुक बड़ी खूबसूरत है, जी। स्किन भी बड़ी अच्छी है इनकी। जी, बिल्कुल। तो इस तरह की खवातीन जो होती हैं उनकी कोशिश होती है कि नेचुरल स्किन के साथ अपनी ब्यूटी को एक्सप्रेस करें दूसरों के सामने जी, लाएं। क्योंकि हमारा भी यही मकसद है आपको गाइड करने का, सबको गाइड करने का, कि जब भी मेकअप करें तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे कलर्स जो हैं वो नजर आ रहे हों, या जो है ब्लश का शेड नजर आ रहा हो, अगर आपने कंटूर किया तो उसका शेड नजर आ रहा हो, उसका मकसद होता है। तो मेकअप करने के लिए आपने जो भी चीजें यूज करनी है उनको इस तरह से ब्लेंड करके यूज करनी है कि वो फील भी ना हो और आपके फीचर्स भी इनहेंस हो जाए। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट फीचर्स के लिए डिफरेंट तरह का मेकअप सूट करता है, स्पेशली जो हुडेड आईज होती हैं। मैं चाहती हूँ उसके हवाले से भी बताएं कि क्या ट्रिक है कि यू नो टू मेक देम लुक अ बिट मोर प्रोमिनेंट। एक तो वाइट लाइनर ट्रेंड भी बहुत जी। चल रहा है, वो भी जरूर बताइएगा। चलें ठीक है, अभी हम जो है मॉडल का मेकअप भी स्टार्ट करते हैं, उन पे भी बताते हैं। वैसे लास्ट टाइम हमने हुडेड आइज पे बताया था, अब ये है कि हमने नॉर्मल आइज पे बताया, लेकिन पार्टी लुक बताएंगे। अक्सर ये होता है कि कभी कभार आपके पास नहीं जाने का टाइम होता, तो आप घर पे कैसे अपनी पार्टी लुक क्रिएट कर सकते हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि आपको पता है कि रेडी होना तो मस्ट है। आप ड्रेस पहन लें, कुछ भी पहन लें, जब तक मेकअप नहीं होगा आपकी लुक नहीं निकलती। तो आज ये जो ड्रेस का कलर क्या होगा जिसके साथ मेकअप आप बताएंगी? ड्रेस का कलर हमने थोड़ा लाइट ही रखा है पार्टी वेयर में, और उसी के साथ जो है उनकी लुक बताएंगे। अब इसमें कलर्स वैसे हमारे पास 2-3 हैं, तो हम किसी भी कलर के साथ जा सकते हैं। तो हम उसके अंदर जो है गोल्डन कलर यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गोल्डन कलर एक ऐसा है जो सारे कलर्स के साथ चला जाता है, तो वो हम यूज करेंगे। साथ में लाइट सा शिमर देंगे, क्योंकि अब आपको पता है विंटर है, विंटर में ग्लो लुक आपकी हो वो बड़ी अच्छी लगती है। आपने शिमर यूज किए हैं वो बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, पार्टी मेकअप की बात की जाती है, अक्सर वर्ड यही पार्टी का इस्तेमाल किया जी, जाता है। जी। शादी में जा रहे हैं आप, किटी पार्टी में जा रहे हैं जी, आप, फिर एंगेजमेंट के इवेंट पे जा रहे हैं, मतलब दुल्हन के हवाले से तो नहीं, या इससे हट के जो लोग जी, जाते जी, हैं जी। उनके कजन सिस्टर्स, उस हवाले से मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि अगर आप वेडिंग इवेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्टी मेकअप कैसा होगा, अगर मंगनी के ऊपर जा रहे हैं पार्टी मेकअप कैसा इसमें होगा, एक तो अगर डिपेंड दोस्तों करता या है। फिर कंसर्ट के ऊपर आप जा जी, रहे जी। हैं तब पार्टी मेकअप, पार्टी के ऊपर जा रहे हैं तो पार्टी मेकअप, इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कीजिए। जी, इसमें यह है कि देखें, अगर हम लोग पार्टी पे जा रहे हैं या फिर हम किसी वेडिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो हमने एक तो गैदरिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप कैसी जगह पे जा रहे हैं, ओपन प्लेस पे जा रहे हैं या हॉल में फंक्शन है, तो ये भी देखना पड़ता है हमें। फिर आपकी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर हम कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं तो यूजुअली हमारी इतनी हैवी ड्रेसिंग नहीं होती या फैंसी नहीं होती, थोड़ी फॉर्मल होती है, तो उसके साथ हम शिमर ग्लिटर्स इतने ज्यादा नहीं यूज करते। उसमें बस हमने अपना कंटूर जो है वो बड़ा अच्छा सा करते हैं, और आईज की हमने लुक उठानी होती है, और लिप कलर। लेकिन जब हम जाते हैं एक पार्टी वेयर, जब हमने एक पहना हुआ है, तो फिर आपको पता ओबियसली उसके अंदर शिमर्स वगैरह और जो है ग्लिटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं मेकअप में, और आई मेकअप भी थोड़ा इनहेंस कर देते हैं, क्योंकि जब आपका ड्रेस हैवी है तो आई मेकअप को आप इनहेंस करें तो आपकी बड़ी अच्छी लुक आती है। और अगर आपका ड्रेस फॉर्मल है और आपने बहुत ज्यादा आई शेड्स वगैरह यूज किए हुए होते हैं तो वो फिर बड़ा ओवर लुक लग रही होती है। तो इसलिए फॉर्मल ड्रेसेस के साथ हम बहुत ज्यादा कलर्स, ग्लिटर ये चीजें नहीं यूज करते, सिर्फ लाइनर को और आईज को लाइट सा जो है इनहेंस करते अच्छा, हैं। स्किन के ऊपर ड्राई पैचेस जो होते हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। जी, प्राइमर बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमने ड्राई स्किन के लिए प्राइमर यूज करना है, जो कि हमारी ड्राइनेस को कवर कर लेगा। और अगर सपोज आपके पास प्राइमर नहीं है तो उसमें ये हो सकता है कि कोई भी मॉइस्चराइजर अच्छा सा हम लोग यूज कर लें, अप्लाई कर लें, और फिर उसके बाद जो है हम अपनी बेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स हनान, आपको पता है कि इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि हमारी ऑडियंस के जो सवाल आते हैं उनके जवाब हम दे सके ड्यूरिंग द शो। तो अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी कंसर्न्स है, एक्सपीरियंसेस हैं, तो जी कॉल करें उस नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, और अपने सवाल जो है लाजमी तौर पर डिस्कशन कैसे बनाए। देखिए, ऐसा मौका नहीं मिलता, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट से सवाल पूछ के ना बड़े अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं। और मैं लाजमी तौर पे चाहती हूँ, अक्सर आपने इतनी अच्छी अपना खुद मेकअप किया, और मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस जो है वो आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो सीख सके। तो अगर आप, बल्कि मैंने भी अच्छा किया हुआ है, लेकिन मैं इससे भी अच्छा हम लोग जो है ना एक्सप्लेन करेंगे, इससे भी अच्छा जो है आप कहीं पे भी जाना हो तो आप इजीली कर सकें, जो भी प्रॉब्लम आती है या जो भी इशू आता है तो वो करने लगे हम। चलें जी, दैट्स नाइस। मेरा ख्याल है अभी मेकओवर को हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वक्त भी कम होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि मेकओवर को कंप्लीट करके अपने ऑडियंस को दिखा सकें। तो जो जो स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे, फातिमा साथ साथ उन्हें एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो आज हमारे साथ मॉडल भी मौजूद है, हम सारे स्टेप साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें, ड्रेस कलर है, हमने लाइट साइज के अंदर जो है वो ऑरेंज ऐड किया है, तो हम गोल्डन और इस शेड को मिक्स करके तो फिर इसके साथ जो है वो चलेंगे। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स हनान, आपको पता है दिस सीजन गोल्डन हो गया या ये जो लाइट कलर्स होते हैं, दे ऑल सो एंड लोगों की कोशिश होती है हमेशा, स्पेशली पेस्टल कलर्स एज वेल, कि पेस्टल जी, कलर्स जी। का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और कौन से कलर्स है जो कि इस सीजन में बहुत ज्यादा यूज हो रहे इस सीजन में देखें, एक तो ब्राउन जो है, ब्राउन कलर बहुत अच्छा है। न्यूड लिप कलर्स जो हैं आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, और आई शेड्स का वैसे डिपेंड करता है आपके ड्रेस के लिहाज से भी।
तो अभी हम वो सारे कलर्स जो है वो अब इनके ड्रेस के लिहाज से जो कलर हमें सूट करेंगे वो हम यूज करके दिखाते हैं, विंटर के लिहाज से हम जो है ना इनके लुक जनरेट करेंगे। तो मेरा ख्याल है आप जरा फिर इन्हें हाँ गाइड जी। करें, बताएं साथ साथ। जी जी, लाजमी आए, माइक उतार लीजिएगा ताकि आप इजीली मेकओवर को जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो फातिमा ये बताइएगा कि आई मेकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मैं देखता हूं कि आपके आई शेड्स बड़े जबरदस्त होते हैं। बिल्कुल आई हनान, मेकअप हमारे का हुनर सीखा कैसे? ये आर्ट होता है ना एक पेंटिंग की तरह। बिल्कुल हनान, इट टेक्स अ मिनट टू गेट यूज्ड टू इट। आई थिंक जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो काफी मुश्किल लग रहा था, बट आई थिंक ब्लेंडिंग इज की। अगर आप अच्छा ब्लेंड कर सकते हैं तो आपका आई शेडो, आप जो से मर्जी कलर्स इस्तेमाल करें, चाहे आप डार्क शेड्स में जा रहे हैं, चाहे आप लाइट शेड में जा रहे हो, आप हमेशा एक अच्छी सी लुक जो है वो लाजमी तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है, कुछ लोग लाइट शेड्स पसंद करते हैं, कुछ लोग डार्कर शेड्स पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल हनान, रिसेंटली मैंने ट्राई किया टू मिक्स इन वेरी लाइट शेड्स। मैं यूजुअली काफी डार्क शेड्स का इस्तेमाल करती थी, एंड इट टर्न्ड आउट प्रीटी गुड बिकॉज आप ब्लेंड अगर सही कर लेते हैं, हमेशा अगर शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, थोड़ा सा ना ग्लिटर इस्तेमाल कर लेना अच्छा, चाहिए। वो व्हाइट भी आप पेंसिल का इस्तेमाल कोई करते हैं? बिल्कुल। वो क्या चक्कर होता है? वो आजकल काफी है। Absolutely, that is- बेस जो है लाइट सी बनाई हुई है, प्राइमर भी यूज किया हुआ है हमने। ठीक है। तो हम इनका आई मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। आई मेकअप किस तरह का किया जाएगा? कौन सी शेड? थोड़ा सा हमने गोल्ड में ही जाना है क्योंकि इनका गोल्ड जरा ज्यादा है, और लिपस्टिक में हम पीच में और ये use कर ब्लश लेंगे। और कॉन्टोर भी किया हुआ लग रहा है। ये लाइट सा कंटूर किया हुआ है, ब्लश वगैरह भी करना है। अच्छा, ब्लश भी आप लगाएंगे, ठीक जी। हो गया। और एक तो गोल्ड शेड होगा, साथ कौन से शेड्स आप यूज करेंगे? गोल्ड के साथ हम लोग ब्राउन से लाइट सा कॉर्नर देंगे और गोल्ड दरमियान में यूज करेंगे, बाकी हाईलाइट करेंगे इनका। बिल्कुल जी। एंड समीना इज नाउ गोना डू हर मैजिक, और आई एम वेरी श्योर, मतलब आई कैन ऑलरेडी टेल। एंड हमारे जो पिछले भी सेशंस हुए हैं उसमें भी आपने देखा है कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही अमेजिंग लुक्स जो हैं हमारे स्टूडियो में क्रिएट हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज जो आप सीख सकते हैं, जो आप रिक्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा अक्सर यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने बाकी चीजें इसलिए कर ली, मेन आई मेकअप दिखाएं क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपका लाइनर सही नहीं लग रहा होता, शेड सही से अप्लाई नहीं हो रहे होते, या फिर आपको पता नहीं चल रहा होता कि हम इस ड्रेस कलर के साथ कौन सा शेड यूज करें। और फिर क्रीज जो है वो सबसे मेन चीज है कि हमने आई शेड लगा लिया। अक्सर मैंने देखा है कि आई शेड लगा लिया होता है, जो क्रीज पे कलर यूज होना चाहिए ना वो आई शेड जो है आपने इसके ऊपर यूज किया हुआ होता है। अब अक्सर ये भी बता दें जी कि कौन सा कलर क्रीज पे लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। एंड जस्ट टू बी क्लियर, क्रीज ऑफ कोर्स ये सेक्शन है हाँ जी, आपके आई का। यहाँ पे जो है ना हमने आई की सारी शेप आपकी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो क्रीज का कलर हमेशा डार्क होना चाहिए। आप पिंक यूज कर रहे हैं, आप ग्रीन में भी जा सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर लाइट सा ब्राउन लाजमी ऐड करें ताकि आपकी जो आई की शेप है वो प्रोमिनेंट हो जाए। हम कहते हैं ना कि हमारी आईज की शेप प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती, हमने आई शेड लगा लिया होता है, लाइनर लगा लिया होता है, लेकिन आई की शेप प्रोमिनेंट क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि हमने क्रीज से उसको शेप ही नहीं दी होती। और हुडेड आइज के लिए भी यही टेक्निक यूज करें? हाँ जी, पर उसमें यह है कि हम कलर थोड़ा ज्यादा डार्क यूज कर लेंगे ताकि जो पफीनेस होती है वो आपकी कवर हो जाती है। अगर हुडेड आइज हैं तो वो भी आपकी थोड़ी बहुत उसके अंदर कवर हो जाती है। अगर हम लाइटर शेड यूज करेंगे तो वो और ज्यादा पफीनेस फील होती है हमें, तो वो हम डार्क में फिर यूज अच्छा, बात बात देखते हैं कि आईब्रोज जो लड़कियां लगाती हैं वो प्रॉपर लेवल में नहीं लगाती, जी। वो ऊपर नीचे होती हैं और थोड़ा अजीब लगता है। जी। कोई कहता तो नहीं उनको। हनान ने बहुत नोटिस किया है। हनान बाय मैं चीजों की काफी बारीकी में जाता हूँ, दैट्स व्हाई। नहीं, अच्छी बात है ना, इन्हें बताना चाहिए कि लोग क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं, तो हमें वो क्लियरली बतानी चाहिए अच्छा, कि वैसे कैसे। फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव बल्कि अच्छी बात है। हाँ, मतलब मर्द देख रहे होते हैं, किसी ने जाके ये तो नहीं कहना अपना आईलाइनर या फिर वो ठीक करे, लेकिन eyebrows। नोट कर लेते हैं, हाँ, मतलब। नोट कर लेते हैं। और और फिर समटाइम क्या- अगर कोई देख के स्माइल करता है ना, लड़की समझती है मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ आज। और That's why- ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि यही चीज कि अब अच्छा अब नोट कर लिया, अब इग्नोर कैसे करना है? अब अगला बंदा समझ रहा होगा यार मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, हाँ। बता देते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, नहीं बहुत नहीं अच्छी लग रही है। नहीं, वो देख के हंस रहे होते हैं कि क्या माशाल्लाह लग रहे हैं, तो वो हंस किसी और सेंस में रहे होते हैं और लड़की किसी और सेंस में समझती है। ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं समटाइम। इसमें यही है बहुत ना कि बड़ी जब हम खुद मेकअप करते हैं और अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे ही करेंगे। तो आईब्रो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि अगर आपने आईब्रो की शेप ही अपनी नहीं सही बनाई है तो वो आपका आइज का लेवल ही चेंज लगना शुरू हो जाता है। आपकी एक आई जो है ज्यादा शार्प लगेगी, या एक आई आपकी ऊपर लग रही होती है, एक नीचे लग रही होती है। तो आईब्रो का बैलेंस हमें देखना पड़ता है, खासतौर से जब यहाँ से हम देखते हैं ना तो ये हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आईब्रो बनाते हैं तो हम यहाँ से बड़ी लाइट रखते हैं, जो आपकी नेचुरल है ना हम उसी को ही रहने देते हैं, उसको नीट करते हैं, सिर्फ यहाँ से शेप बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज बहुत जेर बहस आती है, शादी की जब भी तस्वीरें आती हैं ना तो बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं, सारी नहीं कुछ होती हैं ऐसी
जिनका फेस का कलर और होता है, हाथों का और होता है और पाँव का और होता हाँ है। जी। अब मैंने जो जज किया ये शायद बेस का कलर अपनी स्किन से मैच नहीं करके ये हाँ, यूज इसमें करती ये हैं। होता है कि अक्सर लेडीज जो हैं वो बहुत ज्यादा फेयर बेस बना लेती हैं, कि हम वैसे हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल बेस बनाएं, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर आपके जो हाथों का कलर है और फेस का कलर है वो बिल्कुल मैच कर रहा होता है। खासतौर पे शूट में फिर मसला होता है कि अगर ब्राइड भी कह दें कि मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फेयर बेस चाहिए और फिर वो अपने हाथों का ना करवाएं तो शूट भी होता है तो उसमें भी पता चल रहा होता अच्छा, है। I और think ये फिर words- हमेशा के लिए ये यादगार बन जाती है, जब भी आपके बच्चे भी इवन देखते हैं ना वो और फिर मजाक बनाते हैं। इसमें हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि मेहंदी जो है ना वो भी थोड़ी सी लाइट लगवाएं, क्योंकि उसमें ये होता है अक्सर मेहंदी इतनी हैवी लगवा लेते हैं वो उससे भी और ज्यादा आपका जो हाथ Black का लगता है। कलर है ना वो बिल्कुल ब्लैक लगना शुरू हो जाता है। वो ऐसे लगता है शायद हाथ का कलर बहुत ही ज्यादा डल है, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो आप थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन लगवाएं कि आपका जो हाथ का कलर है वो भी नजर आए और पता चले कि अच्छा नहीं सेम कलर जा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट ना लगे। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बहुत जरूरी चीज है कि कलर स्किन का जरूर मैच होना चाहिए। हाँ। मैंने तो आजकल देखा है कि अक्सर लड़के बहुत मेहनत करते हैं शादियों के ऊपर। शादियों का तो सीजन चल रहा है और मतलब एक दिन पहले हनान वही बात है ना कि लड़कियां पार्लर जाती हैं, जाके उनके 20,000 भी लगवा देना तो निकल कर आते हैं तो 19-20 का डिफरेंस होता है। वही किसी लड़के को आप भेज दें, मतलब आप उनको मेहंदी से एक दिन पहले देख लें और आप मेहंदी वाले दिन या बारात वाले दिन देख लें तो आप पहचान नहीं सकते कि ये वही बंदा। सच है कि झूठ? किसी हद तक सच है, जिनको जरूरत होती है वो करवाते हैं। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे तो रैशेज हो जाते हैं, मैं कोई मतलब कोई ज्यादा मसाज करवा लूं या क्रीम लगवा लूं तो शेव करें आप ऐसे ही अच्छे दिखते हैं। तो मेरा ख्याल है अब छोटी सी एक ब्रेक ले लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोग खुद भी हेल्दी हो, आपकी स्किन भी हेल्दी हो और आप लोग हमेशा हमेशा इनसाइड एंड आउटसाइड ग्लो करते रहें। इसीलिए हमने आज के स्पेसिफिक इस सेगमेंट के अंदर ब्यूटिशियंस को इन्वाइट किया है। एक्सपर्ट हैं स्किन के लिहाज से, मेकअप के लिहाज से। शादियां चल रही हैं और कौन नहीं चाहता कि वो शादियों पे अच्छा लगे, चाहे वो कोई और फेस्टिवल्स हो। एंड ऑफ कोर्स अनान आपको पता है जस्ट नेक्स्ट मंथ 2022 स्टार्ट होने वाला है। मतलब वो सो क्लोज 2020 और 2021 इस तरह से इतनी जल्दी से गुजर गया है कि पता ही नहीं चला। एंड वो ऑलमोस्ट इनटू 2022 एंड ऑफ कोर्स उसकी भी तो प्रिपरेशंस करनी है। कोविड-19 में तो कहीं ना जाते थे ना किसी से मिलते थे और अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी इवेंट्स होंगे, दोस्त होंगे और उनके साथ अगर बैठने हैं तो तस्वीरें भी तो खींचेंगे और तस्वीरें खींचेंगे तो उसके लिए फिल्टर हनान हर जगह पे तो नहीं लगा सकते। मतलब अंडरलाइन मेकअप अच्छा हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। और ऑफ कोर्स मेकअप ऑलरेडी हमारी साथ समीना ब्यूटिशियन मौजूद है और वो मेकअप कर रही हैं सो ब्यूटिफुली डन। और हमेशा जब समीना हमारे शो में आती हैं शी इज अमेजिंगली डन ऑल द लुक्स। हनान हमेशा जब भी कोई हम लुक क्रिएट करते हैं इतनी ईजी होती है कि वो बड़े आराम से घर पर आप रिक्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट ऑफ द शो। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे प्लेटफॉर्म से लोग वो चीजें सीखें जो वो खुद भी कर सकते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट कि वो इतनी चीज को आसान दिखा देते हैं। हाँ जी, मतलब ये होता नहीं है आसान। हमने वही है ना, हम जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता और चलेगा। बहुत सारे लोग आई थिंक कोशिश करते हैं कि वो पूरी चीज ना बताएं। उनको होता है कि कहीं ये ना हो कि यू नो सब पता चल जाए सीक्रेट्स, इसलिए हमने सारी कहानी नहीं बतानी। लेकिन आई लव दैट बिकॉज लोग आपसे कनेक्ट ही तब करते हैं जब वो रिक्रिएट कर सकते हो। वो ऐसे हम लोग सारी लुक बताते हैं, बाकी डिपेंड करता है आपके आर्ट के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कितना हाथों अच्छा का जादू लगा भी तो लेते होता है हैं। ना, हाँ जी, वो जादू भी किसी किसी के हाथ में होता है। वो जैसे खाना तो वो रेसिपी तो सबकी सेम होती हाँ है जी। लेकिन जायके मुनफरिद होते हैं सबके। तो लेकिन इसी तरह- फिर भी हम कोशिश करके जो है वही ना काफी बेटर करवा देते हैं कि आप देख के काफी बेटर हो सकते हैं। जैसे कि आप जो पहले कर रहे हैं और बाद में आप जो देख के करते हैं, सीख के करते हैं, उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स फेशियल्स के बारे में भी हम बात करती हैं। विंटर्स की बात करें अक्सर तो समझ से डिफरेंट होना चाहिए आपका ब्यूटी रिजीम जो है। जी। तो फेशियल्स जहाँ पे अगर आप समझ में फॉर एग्जांपल एवरी 2 वीक्स करवा रहे हैं तो विंटर्स में क्या वही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर सेपरेट किस्म के फेशियल्स आपको लेने चाहिए? नहीं, इसमें जो है आप आफ्टर 2 वीक्स करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो समर में प्रोडक्ट्स यूज हो रही होती हैं वो और होती हैं, जो विंटर में यूज हो रही होती हैं वो और होती हैं। फिर ऊपर से जिनका ड्राई स्किन का इशू है उनके लिए भी प्रोडक्ट्स और होंगी। हम वो नहीं यूज करेंगे जो हम ऑयली स्किन के ऊपर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑयली स्किन के ऊपर यूज कर रहे हैं हम प्रोडक्ट वो नॉर्मल पे आपकी स्किन को लेके आएगी, थोड़ा सा मतलब ड्राई करेगी
ताकि आपकी स्किन नॉर्मल पे जाए। और जो ड्राई स्किन है उसको हम मॉइस्चराइज रखेंगे ज्यादा ताकि वो नॉर्मल पे आए। अगर हम ऑयली स्किन को ज्यादा मॉइस्चराइज कर दें तो वो बहुत ही ज्यादा ऑयली लगना शुरू हो जाएगी। तो ये हमें जो है ना देख के यूज करते हैं कि कौन सी स्किन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है। अगर स्किन के ऊपर सही प्रोडक्ट नहीं यूज हो रही तो रिजल्ट्स भी नहीं मिलते और आपको वो ग्लो भी नहीं मिलता अपने फेस के ऊपर। बिल्कुल। और समीना संघार की द लास्ट टाइम वी मेट तो तीसरी ब्रांच जो थी फैम करेक्ट ओपन हो रही थी, हाउ इज इट गोइंग? और 10th को उसकी ओपनिंग है अच्छा। अक्सर जवाद सिग्नेचर सैलून की जो कि बिल्कुल। मेन गुलबर्ग में है। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स लास्ट टाइम जब हनान अक्सर शो में आई थी तो इस हवाले से बात की थी, लेकिन अक्सर एट द एंड ऑफ द डे यही होता है ना कि आप मेकअप की जो स्किल्स हैं जी वेडिंग सीजन के हवाले से मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा ये जरूर बताएं कि पेस्टल कलर्स की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको प्रेफर, स्पेशली डार्क स्किन अगर आपकी हो या मीडियम टोन आपकी स्किन हो तो आपको पेस्टल कलर्स की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको स्टिक करना चाहिए ब्राउन्स के साथ और डार्कर शेड्स के साथ? आप डार्कर शेड्स के साथ भी रह सकते हैं। अगर आपको शौक है आपने पेस्टल कलर्स के अंदर जाना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे कौन सा कलर यूज करना है और फिर हमारा ड्रेस का कलर क्या है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर हम सिर्फ करें कि हमने इन कलर्स में ही रहना है, और क्योंकि देखिए डार्क कलर का भी रोल है, कहीं कहीं सिर्फ जो है वो डार्क कलर नहीं आपके लुक उठानी। जैसे मैंने आपको क्रीज की बात की है, क्रीज के कॉर्नर पे जब तक हम वो डार्क नहीं ना वो कलर देते तो वो आपकी आई की शेप नहीं प्रोमिनेंट होती। अगर हम वहां पे बहुत ज्यादा लाइट कलर दे दें तो वो आपकी आई की शेप इतनी ज्यादा इनहेंस नहीं होगी। और आपको पता है विंटर है, विंटर में हम थोड़े से कलर्स को अगर डार्क भी करेंगे ना तो वो अच्छे लगेंगे। और लिप कलर्स के अंदर भी हम लोग ब्राउन में भी जा सकते हैं, डार्क में भी जा सकते हैं, और खासतौर पर अगर हमारा नाइट का फंक्शन है तो डार्क कलर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हमें। बिल्कुल। मिस समीना कितनी देर है और हमें, क्योंकि 3 से 4 मिनट है हमारे पास। सिर्फ हाइलाइटर का है, लिपस्टिक इनकी लगी हुई है, फ्लैश वन मैंने कर दिया है। इनका ऑलमोस्ट सारा मेकअप जो है वो कंप्लीट है और हम देख रहे होंगे कि हमें एक एक कलर सेपरेट नहीं नजर आ मेकअप है रहा। कि आप घर में इजीली कर सकते हैं। मैंने कोई इसमें ज्यादा कलर नहीं यूज किए, कोई मुश्किल टेक्निक्स यूज नहीं किए, बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा समीना, ये जो आपने आई शेड में कलर्स यूज किए हैं ये थोड़ा सा बताते, बेस कलर कौन सा था, क्रीज पे कौन सा यूज किया और सबसे ऊपर आपने कौन सा यूज किया? इनका मैंने ये पहले हाइलाइटर यूज किया आईब्रोज के बाद, फिर उसके बाद मैंने इनका बेस कलर आईबॉल पे यूज किया गोल्ड के साथ, थोड़ा सा डल गोल्ड में उठाया, वो कलर यूज किया। उसके बाद मैंने फिर इनका कॉर्नर बनाया है ब्राउन के साथ और थोड़ा सा पीच के साथ। फिर उसके बाद मैंने इनका जो है शिमर थोड़ा सा गोल्ड में कॉपर गोल्ड से यूज किया है। फिर उसके बाद मैंने इनका सिर्फ लाइनर किया है और मस्कारा किया है। काजल आपकी अपनी मर्जी है, आई अच्छी है बड़ी है तो आप काजल डाल सकते हैं, इनकी आई अच्छी है बड़ी है नॉर्मल है तो मैंने काजल यूज किया है और थोड़ा सा ब्लेंड किया है, बस ये चीजें आई में यूज। और समीना ये कौन कौन से ड्रेसेस के कलर्स हैं जिनके साथ आप ये लुक करिए? ये तो कलर हर उसमें चल सकते हैं, जैसे गोल्डन हो गया, आप कोई और उसके साथ पीच हो गया, ब्राउन हो गया, पिंक हो गया, ये सारे आई मेकअप इस पे कर सकते हैं। अच्छा, लिपस्टिक लगाई जाएगी अभी? लिपस्टिक मैंने इनकी लाइट सी लगाई है, पीच पिंक सी लगाई है, सॉफ्ट किया है बिल्कुल मेकअप। ठीक है। तो अक्सा भी हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, वैसे स्किन के हवाले से तो काफी बात हुई, अब थोड़ा सा बालों के हवाले से भी बताइएगा। बहुत सारी खवातीन जरा कॉन्शियस होती हैं कि सर्दियों में आते ही जो बाल हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है बालों में या दीगर इश्यूज। डैंड्रफ का बहुत ज्यादा इशू होता है। एक तो हम लोग डेली शैम्पू कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा होता है। दूसरा फिर ये कि हम शैम्पू कौन सा यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि विंटर में ना हमें थोड़ी सी रूटीन अपनी चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि आपको देखा होगा स्किन के ऊपर भी जैसे ड्राइनेस के पैचेज आते हैं वैसे स्कैल्प का भी, हेयर की स्कैल्प का बहुत ज्यादा इशू होता है कि डैंड्रफ का इशू होना शुरू हो जाता है। तो हम शैम्पू इस तरह का यूज करें जो स्कैल्प को सही से क्लेंस करे और ड्राई ना करे इतना ज्यादा, तो ये हमें देख के चूज करना पड़ता है। वैसे हम लोग रेकमेंड भी कर देते हैं क्योंकि आपको पता है जब डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के बाद हेयर फॉल का तो इश्यू होगा ही होगा। और ये विंटर्स में कोई खास वजह भी होती है बिकॉज अब ना तो पानी आपका चेंज हुआ हो, फिर भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा देखें जब हम एक गर्मियों में हम स्कैल्प को बार बार नीट कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम विंटर में आके करते हैं स्किन आपकी पहले ही ड्राई हुई हुई होती है तो वो और ज्यादा ड्राई हो जाती है और फिर ड्राइनेस का इशू आता है। और जब आपकी स्कैल्प जो है वो इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है तो वो रूट से ही आपका जो हेयर है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। ऑयलिंग कितनी जरूरी है विंटर्स की? ऑयलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखें जितनी स्कैल्प आपकी मॉइस्चराइज रहेगी उतना ज्यादा डैंड्रफ का इशू आपको नहीं होगा। जितनी आपकी स्किन ड्राई होगी
क्योंकि ज्यादातर जो सेंसिटिव स्किन होती हैं वो ड्राइनेस की तरफ जाती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है फौरन। तो उन्हें ये हम कहेंगे कि एक तो शैम्पू भी डेली बेसिस पे ना यूज करें, क्योंकि बाल भी ड्राई हो जाता है, स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है, तो फिर ड्राइनेस का बहुत अच्छा ज्यादा फातिमा, ये भी होता है ना सर्दियों में पानी की प्यास की शिद्दत नहीं ज्यादा महसूस होती, वाटर इनटेक कम होने की वजह से भी लेकिन dandruff हो डिहाइड्रेशन जाता है। हो जाती है फिर तो उसकी वजह से। वाटर इनटेक अपना सर्दियों के अंदर जो है वो लाजमी तौर पे ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, ताकि बॉडी को जितनी ये तो पानी की- हमेशा ही बताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, लेकिन पानी का जो इनटेक है वो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि विंटर में हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमें अपना इनटेक ज्यादा रखना चाहिए, बल्कि लोग खुद अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम ज्यादा पानी ना पिएं। हाँ बिल्कुल। और विंटर्स के अंदर गर्म ड्रिंक्स का भी जो है जी, काफी जी। ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी हार्मफुल हो सकती है स्किन के लिए? एंड ऑफ कोर्स हमारी जो लुक है वो हनान हाँ कंप्लीट जी। हो चुकी है। एक दफा फिर समीना ने जिस तरह से आप पहले भी मेंशन किया जी। कि लोग जो है कॉपर शेड जो है उसमें आईज के ऊपर इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद और lips ये जो इस है- तरह का आई मेकअप किया है कि ये हर ड्रेस के साथ भी जा सकता है, कि इसमें जरूरी नहीं है हमने कोई एक कलर जो है इस तरह का नहीं यूज किया कि आप कहें कि नहीं ये उस ड्रेस के साथ नहीं जा सकता। हमने इस तरह के कलर्स यूज किए, आप जिस भी ड्रेस के साथ करेंगे ना आपके अच्छा, लिए एक स्मोकी आईज भी होती हैं, वो जी, कब बनाते हैं? वो कोई स्पेसिफिक ड्रेस हाँ, उसमें ये होता है कि आपका ड्रेस का कलर जो है वो डार्क में हो तो फिर स्मोकी आइज बड़ी अच्छी लगती है, और फंक्शन जो है वो नाइट का फंक्शन हो तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है। डे बिल्कुल। फंक्शन में अगर आप यूज करें तो वो ज्यादा डार्क लग रहा तो होता है। हनान फाइनल लुक हमारी, एंड ऑफ कोर्स इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म जी, हो गया। आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया है पूरा, तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगले दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।